यादें यादें एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई बार तंग भी करती है और कई बार बहुत सी खुशी भी देती है। जो पुरानी यादें हैं, कभी कभी आता है ध्यान में कि नहीं आती जो याद उनकी तो बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं बहुत ही याद आते हैं। और दूसरा कि भूली हुई यादों मुझे इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। क्या कभी कभी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि कैसा होता कि ये दिन रात आगे बढ़ने की बजाय पीछे को चल देते। एक शायर ने कहा है, हाँ मुझे ला दे कहीं से फिर वो सुबह शाम तू, दौड़ पीछे की तरफ है गर्दिशे अय्याम तू। लेकिन जो गर्दिशे अय्याम है वो पीछे नहीं चलती। हमारा दिमाग, हमारा दिल कई बार पीछे को दौड़ पड़ता है। आज हम इसी बात को अपने अगली कड़ी में या एपिसोड 3 में इसकी बात करेंगे। आज मैं आपको अपने घर के हमसाए मेरे कौन थे, कौन पड़ोसी थे, कौन दोस्त थे, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कल हम बात कर रहे थे स्कूल की, और स्कूल में जो हमारे मास्टर होते थे उनकी। मैं ये कई बार महसूस करता हूँ कि हमारे वो जो मास्टर्स थे वो बहुत, उनके पास डिग्रियां नहीं होती थी, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके जो थे वो ऐसे थे कि हमें आज भी उनका पढ़ाया हुआ याद रहता है। मुझे याद है कि हमें जो पहाड़े होते हैं जिनको हम टेबल्स कहते हैं, वो सिखाने के लिए क्लास को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था। एक तरफ क्लास जो थी वो टेबल शुरू करती थी, जैसे 3 का टेबल है तो वो कहते 1 3 3, और दूसरी तरफ वो कहते थे 2 3 6, और इसी तरह 16 तक हम गिनते थे। टेबल वो अपना याद करते थे, और यही टेबल 16 शुरू होकर 16 बार कितना होता है वो चलता था। जब मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन पढ़ रहे थे, छोटे थे, मैं कभी उनके पास बैठता था और वो अरिथमेटिक यानी हिसाब के सवाल कर रहे होते थे, तो कभी ऐसी अगर ज़र्ब देनी होती थी, मल्टीप्लाई करना होता था या तकसीम करना होता था यानी डिवाइड करना होता था, तो वो फ़ौरन अपना कैलकुलेटर लेकर सामने रख लेते थे और कर लेते थे। लेकिन मुझे याद है इससे पहले कि वो कैलकुलेटर पर अपना हाथ रखते, मैं उनको बता देता था कि इस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में क्या जवाब होगा। कितने आसान तरीके थे, और एक बार वो जहन में बैठ जाते थे तो फिर निकलते नहीं थे सारी उम्र। वो आज भी मुझे याद है। दूसरा जो उनका तरीका होता था वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता था हमें सिखाने का। मुझे याद है जब हम पढ़ाई में थोड़ा आगे बढ़े, हिस्ट्री की किताबें पढ़ने लगे यानी तारीख़ पढ़ने लगे, तो वो बहुत आसान तरीके से हमें 2 या 4 लाइनों में एक टॉपिक समझा दिया करते थे। एक मुझे आज भी याद है, रज़िया सुल्तान के बारे में। हमारे मास्टर साहब जो हिस्ट्री टीचर थे, जब मैं बड़ी क्लास में गया तो वो
2 लाइनें जो वो हमें याद करवा देते थे, उसमें वो पूरा रज़िया सुल्तान का जितना भी कैरेक्टर है और जितनी भी उसने काम किया वो सब शामिल हो जाता था। वो थी पंजाबी में, रज़िया अल्तमशदी होनहार बेटी, रज़िया अल्तमशदी होनहार बेटी, मर्दा वांगरा विच दरबार जावे, लोग हबशी याकूत तो होए बागी, लोग हबशी याकूत तो होए बागी, मौत मारनी किवें लताड़ जावे। आप देखो, रज़िया अल्तमश की बेटी थी, मर्दों की तरह दरबार में जाती थी, बड़ी होनहार थी, और उसकी जो लव अफेयर था, जो याकूत जो एक हबशी था, नीग्रो था, उसके साथ था। तो उससे जो लोग थे, जो दूसरे उमरा थे या दूसरे वज़ीर थे, वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने रज़िया के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और लड़ाई में रज़िया सुल्तान और याकूत दोनों मारे गए। क्या यही नहीं है पूरी रज़िया सुल्तान की कहानी? जो 2 लाइनें याद करने से हम उसके ऊपर पूरी उस रज़िया सुल्तान की पूरी हिस्ट्री लिख सकते हैं। तो ये थे वो तरीके जो हमारे वो उस्ताद या वो मास्टर इस्तेमाल करते थे, जिनके पास PhD और इतनी लंबी चौड़ी डिग्रियां नहीं होती थी, BA B.Ed नहीं होता था। आज हमारे टीचर्स कितने पढ़े लिखे होते हैं, कितनी डिग्रियां लेके घूमते होते हैं, लेकिन क्या वो बच्चों को पढ़ाने के तरीक़ों को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ पढ़ाई में वो सीखना पसंद करें? क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। ज़रा इसके ऊपर सोचिएगा। दूसरा जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैंने आपको बताया था कि मैं मलखा वाले गाँव का रहने वाला हूँ। वहाँ पैदा हुआ और तकरीबन ज़िंदगी के 12.5 साल मैंने उसी गांव में गुजारे। और जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान बनने के बाद मैं अपने माता पिता और बाकी बहन भाइयों के साथ वहाँ से निकल आया। जहाँ हमारा घर था वहाँ पर वो गली ख़त्म हो जाती थी। हमारा घर एक तरफ था जिसका जो मुंह था, घर का जो अंदर जाने का दरवाज़ा था, वो मशरक़ की तरफ था। हमारे घर के दूसरी तरफ जहाँ गली ख़त्म होती थी और जो गली को बंद करता था, वहाँ एक मुसलमान परिवार रहता था। उस परिवार में जो उनके अब्बा थे, जो उस परिवार का हेड थे, उनका नाम था मिस्टर अब्दुल हकीम। मुझे जहाँ तक याद है उनका टेलरिंग का काम था, यानी दर्जी का काम था। और उनकी दर्जी की जो दुकान थी मिस्टर अब्दुल हकीम की, वो कोयटा में थी। वो वहीं रहते थे, लेकिन उनकी पूरा जो परिवार था वो गांव में रहता था। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा, हम उसको नैता नैता कहते थे, उसका नाम था अनायत। दूसरा बेटा जिसको हम फीजा कहते थे, उसका नाम था हफीज़। ये दोनों मेरे बड़े भाई के हम उम्र थे। मेरे बड़े भाई का नाम द्वारकानाथ था
وہ اس کے ہم عمر تھے اور انہی کے ساتھ ان کا میل جول اور کھیل وغیرہ ہوتا تھا۔ تیسرا بیٹا تھا دارو، سردار، اس کا نام تھا سردار خان، ہم اس کو دارو دارو بلاتے تھے۔ وہ میرا ہم عمر تھا اور وہ میرا دوست تھا۔ جوں جوں ہم زندگی میں آگے بڑھے، پاکستان بننے کے بعد بھی مجھے سردار کے خطوط آتے رہے۔ بعد میں اس نے اپنا نام سردار خان کمال لکھنا شروع کر دیا تھا، شاید کمال اس کا پین نیم یا تخلص تھا۔ بہت سالوں تک ہماری خط و خطابت جاری رہی اور وہ جب میں فوج میں آ گیا تو تب ختم ہو گئی۔ ان کی 3 بہنیں تھیں۔ سب سے بڑی بہن تھی سردارہ، وہ بھائیوں سے بھی بڑی تھی اور ہم ان کو آپا آپا کہا کرتے تھے۔ دوسری 2 بہنیں جو تھیں وہ ان تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ ایک کا نام تھا جس کو ہم جوری جوری کہتے تھے، اس کا نام زہرہ تھا، اور جو سب سے چھوٹی تھی اس کو ہم سیمو کہتے تھے، اس کا نام سلیمہ تھا۔ یہ دونوں چھوٹی بہنیں جو تھیں یہ ہماری چھوٹی بہنوں کی ہم عمر تھیں اور ان کی سہیلیاں تھیں، اور آپس میں بہت ان کا پیار تھا۔ میں نہیں جانتا آج اس پریوار سے کون کون پاکستان میں زندہ ہے، لیکن جو بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور جو بھی کہیں پر بھی وہ ہیں، میں اپنی طرف سے اور اپنے پورے خاندان کی طرف سے ان کو سلام بھیجتا ہوں۔ سردارہ آپا کی شادی میں نے دیکھی تھی۔ ان کے جو خاوند تھے وہ ان کی پھوپھی یعنی بوا کے بیٹے تھے۔ ان کی شادی جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 1945 میں ہوئی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی اور سردارہ آپا کے خاوند کو میں نے ایک بار وردی میں دیکھا تھا۔ وہ فوج میں تھے، خاکی وردی میں تھے، اور ان کے کندھے پہ 3 سٹرائپ یا 3 پھیتی لگی ہوئی تھی، یعنی وہ اس وقت حوالدار کے رینک میں تھے۔ ہم سب لوگ اس شادی میں شامل ہوئے اور جیسے ہم بچے تھے ہم ہر شادی میں انجوائے کرتے تھے۔ گاؤں میں شادی کیسے ہوتی تھی، شادی کا خرچہ کیسے ہوتا تھا، اس کے بارے میں 1-2 لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر گاؤں میں جس کے گھر میں بھی شادی ہوتی تھی پورا گاؤں اس کو گھر میں 1.25 روپیہ یا 2.25 روپے شگون کے طور پر، شگن جس کو ہم کہتے ہیں، اس طور پر دیتا تھا۔ اس طرح سے اس گھر میں تقریباً 500-600 روپیہ اکٹھا ہو جاتا تھا۔ کتنا آسان طریقہ تھا۔ ان دنوں میں روپے کی قیمت بہت بڑی تھی اور 500-600 روپے میں کوئی بھی اپنی بیٹی یا بیٹے کی اچھے طریقے سے گاؤں میں شادی کر سکتا تھا۔ گاؤں میں شادی کے خرچے کو کم کرنے کے لیے جس کے گھر میں بھی شادی ہوتی تھی سبزی اور یہ سب چیزیں تو کھیتوں سے ہی آ جاتی تھی اور لوگ خود جا کر اس کے گھر میں چھوڑ آتے تھے۔ اور جہاں تک مٹھائی کا سوال ہے، جن کے گھر میں بھی
गाय या भैंस थी, वो दूध को ले जाकर सबसे पहले शादी वाले घर में ले जाते थे, और जितना भी वो शादी वाले लोग रखना चाहते थे वो उतना रख लेते थे, बाकी दूध घर वाले वापस ले आते थे। उसी दूध से गांव का हलवाई मिठाई बनाता था, गुलाब जामुन बनाता था, बर्फ़ी बनाता था, बर्फ़ी के ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ होता था, और उतने में बारात की और सबकी आवभगत हो जाती थी। एक चीज़ जो मैंने और गांव में देखी वो ये थी कि जिसके घर में भी अगर बेटी की शादी है तो पूरा गांव बारात के इस्तकबाल यानी स्वागत के लिए इकट्ठा खड़ा होता था। जो बाहर से बाराती आते थे उनको ये महसूस होता था कि इस आदमी की या जिसके घर में भी शादी है उनकी इस गांव में कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है। और लड़की की शादी में बारात की देख रेख में पूरा गांव खड़ा होता था, लेकिन सिवाय घर वालों के और जो उनके मेहमान आए हुए होते थे उनके सिवा उस घर में गांव का कोई भी आदमी खाना नहीं खाता था। लड़की की शादी में खाना घर गांव के लोग नहीं खाते थे। वही समझते कि हमारी बेटी की शादी है और आज हमारा फास्ट यानी व्रत है, क्योंकि माँ बाप बेटी के जो थे वो व्रत रखते थे। एक बात जो और आज भी मेरे ध्यान में आती है और मैं हमेशा इसको देखता याद करता रहता हूँ कि मैंने अपनी वो गांव की 12.5-13 साल की उम्र तक किसी को भी मांगते हुए नहीं देखा, कोई बेगर नहीं था। और मैंने आज तक किसी को बिना खाना खाए हुए, बिना रोटी खाए हुए सोते हुए भी नहीं देखा। तो ये गांव थे। मैं नहीं जानता आज गांव का माहौल क्या है, लेकिन ये कितने अच्छी चीज़ें थी, कितने अच्छे तरीके थे। मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही आज जो सीरियस बातें हैं उनके ऊपर जोर दिया है। ऐसा नहीं है, कभी कभी मुझे भी ख्याल आता है कि ज़िंदगी इतनी सीरियस नहीं है, उसमें कुछ अच्छे मौके भी हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे आते रहते हैं। और हमें भी कभी कभी अपनी उम्र के लिहाज को छोड़कर उसको ना महसूस करते हुए अपने बच्चों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ, और भी हम ये उम्र का लिहाज ना रखते हुए उनके साथ शामिल होना चाहिए हमें। मुझे याद आ रही है हफीज़ जलंधरी की एक बहुत अच्छी नज़म जो मलका पुखराज एक बड़ी अच्छी गायिका है या थी, वो राजा हरी सिंह जो जम्मू और कश्मीर के आखिरी महाराजा थे उनके दरबार में गाया करती थी, और वो है अभी तो मैं जवान हूँ। आप मलका पुखराज के ज़ुबानी ये ज़रूर सुनिएगा और फिर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। शुक्रिया।